आपा ये भी लगानी है, हाँ इसी चल रहा है। हाँ कोई चल रहा है। अब इसकी तो आवाज ही मैं खुद भी पता नहीं कहाँ गया हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आपकी मैडम रुबीना मजीद जो है एज यूजुअल हाजिर है आपके साथ, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ। जी कंटिन्यू हम आप वही लेक्चर करें जो कल था हमारा। ऑक्सीजनेशन था, ऑक्सीजनेशन हमने सारा पढ़ लिया। सेफ्टी से हमने छोड़ा था कि सेफ्टी क्या है, जितनी भी हम ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिनको करना ज़रूरी होता है। तो सेफ्टी मेयर्स में डोंट लुब्रिकेट द ऑक्सीजन टैंक और गैसेस विद पेट्रोलियम प्रोसीजर्स। अब जो लुब्रिकेंट मैंने बताया था कि उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन फिटिंग जिसको जो है हमने मॉइस्ट रखना है, उसके साथ कोई भी अदर कोई गैस ना हो, ठीक है, ना कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो। नेवर रोल टैंक को रोल नहीं करना, अदरवाइज वो बर्स्ट हो जाएगा और ब्लास्ट की तरह होगा जैसे बम ब्लास्ट हुआ है। नेवर स्टोर इन हीट इन एनक्लोज व्हीकल इन दी सन,
और कोई भी चीज़ जो है वो हॉट में नहीं रखनी, जैसे सन, जहाँ पे सन की रेडिएशंस कंटिन्यूसली आ रही है, या ऐसी व्हीकल्स जिसमें सिलेंडर और गैस के पाइप जा रहे हैं, तो उनमें जो है कंटिन्यूसली हॉट यानी कि धूप होगी, सनलाइट होगी, तो ऐसी जगहों पे इनको स्टोर नहीं करना होगा। नो स्मोकिंग और एक्सपायर टू ओपन फ्लेम अराउंड ऑक्सीजन, और कोई भी जो है ऑक्सीजन के अराउंड जो है फ्लेम या स्मोकिंग नहीं हो, नो स्मोकिंग देयर। नो टैप ऑन टैंक गैसेस, इन गैसेस पे टैपिंग नहीं करते, अदरवाइज जो है वो बस्ट हो जाता है। ऑक्सीजन रिएक्ट विद सम एडहेसिव्स, ये कुछ एडहेसिव्स है जिसकी वजह से वो जो है रिएक्शन कर जाता है, रिएक्ट हो जाता है। स्टोर टैंक अपराइट एंड सिक्योर्ड, इसको जो है जो सीधा खड़ा करना होता है, जो टैंक है इसको जो है लिटा के भी नहीं रखना, इसको उल्टा भी नहीं होने देना, इसको अपराइट पोजीशन में रखना होगा और सिक्योर्ड। अब ये चीज जो मैंने आपको पढ़ाई ये कल भी पढ़ा दी थी, बट मैं इसको दोबारा पढ़ाने की मैंने कोशिश की कि दोबारा आपको पढ़ा दूं ताकि हमारी जो चेन है लेक्चर की वो मेंटेन रहे। हाँ, अब उसके बाद हमने बहुत कुछ पढ़ा ऑक्सीजनेशन में, तकरीबन मुझे ये पढ़ाते हुए 6-8 घंटे हो गए हैं आप लोगों को ऑक्सीजनेशन का पूरा यूनिट कंप्लीट करते हुए। तो आई होप कि आज मैं ये कंप्लीट कर पाऊंगी अपने 2 आवर्स में। तो इसके लिए कुछ नर्सिंग इंटरवेंशंस जो करते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, इसमें ऑलवेज इंकरेज वेलनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय reinforcing the need for good nutrition, exercise and immunization such as for इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिया। हमारे जो पेशेंट जिनको ऑक्सीजनेशन हमने देनी होती है मोस्टली उनका लंग्स का प्रॉब्लम होता है। अब लंग्स का प्रॉब्लम क्या होगा, उनको इन्फ्लुएंजा, निमोनिया और लंग्स से रिलेटेड जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं। लंग से डिजीजेस जो रिलेटेड डिजीजेस है उनकी हमने प्रिकॉशंस करनी है। उनकी प्रिकॉशंस के लिए हमने पेशेंट को रीइंफोर्स करना है कि वो गुड न्यूट्रिशन ले, ताकि उसकी इम्यूनाइजेशन जो है, इम्यूनिटी वो स्ट्रॉन्ग रहे। जब पेशेंट खुद से जो है वो न्यूट्रिशन अच्छी लेगा तो उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और उसको डिजीजेस होने का, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। दूसरी चीज़, अगर वो गुड एक्सरसाइजेस की उसको एडवाइस करेंगे, उसको हम टीच करेंगे कि कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो उसने करनी है ताकि उसके लंग्स और ब्लड सर्कुलेशन जो है नॉर्मल रहे और उसको ऑक्सीजन की कमी ही ना हो। तो गुड एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ इम्यूनाइजेशन करवानी है, जो हम जैसे जो है वैक्सीनेशन करवाते हैं अगेंस्ट 6 डिजीज़ के, पहले करवाते थे, अभी 9 डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन करवाते हैं हम लोग। तो इन्हीं वैक्सीनेशन में इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीनेशन आती है जो ज़रूरी करती है। EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन जो है हमारा वैक्सीनेशन का, जैसे जो है बच्चा पैदा होता है तो उसको हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसी वैक्सीनेशन के अंडर जो है निमोनिया और इन्फ्लुएंजा की जो है मेडिसिन जो इम्यूनाइजेशन है वो ऐड कर दी हुई है। तो पेशेंट को जो है हमने गाइड करना है कि वो वैक्सीनेशन लाजमी करवा ले ताकि निमोनिया या इन्फ्लुएंजा टाइप हो ही ना, और ना ही उनके लंग्स इन्वॉल्व हो, ना उनको कोई डिजीज हो और ना ही उनको कोई जो है ऑक्सीजन थेरेपी करने की ज़रूरत पड़ सके। Increase fluid intake if not contraindicated by other problems such as cardiac or renal impairment। जो हमें पेशेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज जो है फ्लूइड बैलेंस रखवाना चाहिए। पेशेंट को ये कहना होता है कि वो डेली जो है वो 1000 ml वाटर यानी कि 1 लीटर डेली वो वाटर यूज़ करे, फ्लूइड ले। अगर जो है कंट्राइंडिकेशन कुछ उन्होंने बताई है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें हमने जो फ्लूइड नहीं देना होता पेशेंट को, वो क्या है, कार्डियक अगर डिजीज़ है या रीनल डिजीज़ है, तो इनमें पहले ही जो है फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा
फ्लूइड टिश्यूज के अंदर होता है और पेशेंट को स्वेलिंग हो चुकी होती है। तो अगर हम उनको भी इंक्रीज फ्लूइड जो एडवाइस करेंगे तो वो मोर प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। इसलिए ऐसी डिजीजेस जिनको होगी उनको बिल्कुल भी जो है फ्लूइड नहीं देना, ओनली उतना ही देना जिससे वो जिंदा रह सके। बट ये डिजीजेस माइनर लोगों को होती है, जिनको ये डिजीजेस नहीं होंगी उनको एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो मिनिमम जो है 1 लीटर डेली जो है एडवाइस करना है। In hospitalized and immobile client encourage ambulation and frequent changing of position to allow the better lung expansion and air and fluid movement। और कुछ पेशेंट जो हमारे इमोबाइल या बेड केस जिनको कह लें हैं, कुछ इस तरह के हॉस्पिटलाइज यहाँ पे बताया हुआ है, बट कुछ जो लॉन्ग केसेस होते हैं बेड केस उनको हॉस्पिटल से मैनेज करके तो होम्स में भिजवा दिया जाता है। अगर ये हॉस्पिटल में या घर में है, इमोबाइल है पेशेंट, बेड केस है, तो ऐसे क्लाइंट को इनकरेज करना है कि वो जो है एक्सरसाइजेस करे, एम्बुलेशन थोड़ा सा वो चले फिरे, उनकी हेल्प करनी हो और उनको ये चीज़ें इनकरेज करनी कि वो किस तरह से उन्होंने मोबाइल करना। अगर वो बिल्कुल ही बेड केस है और वो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं कर सकते तो फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ पोजीशन टू अलो द बेटर लंग एक्सपेंशन, तो उनकी पोजीशन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, उनको जो है अपराइट पोजीशन करवा सकते हैं, उनकी सिटिंग पोजीशन करवा सकते हैं, उनकी जो राइट लेफ्ट जो है साइड जो है वो बार बार चेंज कर सकते हैं ताकि लंग एक्सपेंशन जो है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइजेस में लंग एक्सपेंशन तो मेंटेन रहेंगी क्योंकि हम यही लेक्चर पढ़ रहे हैं आज, तो इसमें स्किन मैनेजमेंट और बेड सोर और बाकी डिजीजेस से भी पेशेंट बच जाएगा। एंड एयर एंड फ्लूइड मूवमेंट भी उसकी होती रहेगी। अगर हमारा पेशेंट जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा तो हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो पेशेंट को जो है फ्लूइड मूवमेंट और एयर मूवमेंट के साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन, स्किन मैनेजमेंट, एयर एंड फ्लूइड मूवमेंट, ऑक्सीजनेशन, ये सारी चीज़ों के लिए हमें पेशेंट को टीच, गाइड एंड हेल्प करना होगा कि वो लाइट एक्सरसाइजेस करे और पोजीशनिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करनी, जैसा कि हमारा पेशेंट हमारे सामने होगा। Teach the client to use deep breathing and cuffing technique for better lung expansion and airway clearance। अब इसमें दो चीज़ें आ रही है इस सेंटेंस में। वन तो डीप ब्रीदिंग पेशेंट ने लेनी, ठीक है, जब वो उसे कहना कि लंबी लंबी सांस लें, लंबी लंबी सांस लें, कफिंग करें। अब लंबी लंबी सांस ऑफ एंड कफिंग के साथ जो है दो चीज़ें, एक तो उसका जो है एयर एक्सपेंशन जो है, लंग्स एक्सपेंशन, वो जो है एक्सपेंड हो जाएगा और एयर मूवमेंट जो है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन वो नॉर्मली हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है उनकी सिक्रीशंस, एयरवे क्लियरेंस का मतलब है कि ऐसे पेशेंट हमारे पास जो बेड केस होते हैं जो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के साथ होते हैं कोई भी, तो उसमें एयरवे क्लियरेंस जो है उसमें सिक्रीशंस आ जाती हैं। जब वो सिक्रीशंस आती हैं तो हम पेशेंट की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, हम पेशेंट की कफिंग करवाते हैं और उनको बताते हैं कफिंग के दौरान जो भी स्पूटम आता है उसको बाहर स्पिट करें ताकि उनका एयरवे क्लियरेंस रहे। अगर वो स्पिट नहीं करेंगे तो उनको इरिटेशन होगी, एयरवे क्लियर नहीं होगा तो कैसे गैस एक्सचेंज नॉर्मल हो सकती है। पेस एक्टिविटी टू कंजर्व एनर्जी। अब जो है कोई पेस एक्टिविटीज टू कंजर्व एनर्जी, कोई जो है हैवी या जो है रूटीन जो एक्सरसाइजेस उनको एक्टिविटीज करवानी जिससे वो कंजर्व एनर्जी कर सके। फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस है कि नर्सिस जो मोस्टली तो नर्सिस जो हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि ऑक्सीजनेशन है और ऑक्सीजन किसने देना होती है, नर्स ने। और नर्स ने ब्लाइंडली तो ऑक्सीजन नहीं देनी होती जब तक उसको पेशेंट की डिजीजेस का ना पता हो, पेशेंट की डायग्नोस का ना पता हो और पेशेंट की प्लानिंग ना करनी आती हो और डायग्नोस जो है फिर इंटरवेंशन कर सकती है।
अब इसमें इंटरवेंशन फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि इनकरेज द क्लाइंट टू ईट मोर फ्रीक्वेंट स्मॉलर मील टू डिक्रीज गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, डिक्रीज प्रेशर ऑन द डायाफ्राम। अब इसमें जो है ये तो हम कर रहे हैं ना इसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, बट हमारे पेशेंट जो है होते हैं उनको हम स्मॉल जो है स्मॉलर मील्स ही बताते हैं कि अगर उन्होंने एक रोटी खाना है या जो उन्होंने जो भी जितना उनकी डिजायर है खाने की, उसमें से वो 1/3 खाए, ठीक है, वो 1/3 ले उसका हिस्सा, और ताकि उनका गैस्ट्रिक कंडीशन जो है डिस्टेंशन वो भी नॉर्मल रहे और उनकी एसिडिटी भी ना हो। ऐसे पेशेंट को एसिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है और उनके जो है गैस जो एक्सचेंज होना वो जब नहीं होती तो पेशेंट को इतनी इरिटेशन होती है कि पेशेंट बैठ भी नहीं हो सकता होता और लेटा भी नहीं जा सकता। अब स्मॉलर मीट की जो बात हो रही थी, स्मॉलर मील में जो है जितना उसने खाना वो फ्रीक्वेंट खाए। अगर उसने जैसे मैंने बताया ना कि 1/3 खाए, 1/3 वो 4 टाइम खा ले। जितनी एक रोटी उसने खानी है तो एक रोटी के वो 4 पीसेस बना ले और उनको 4 टाइम जो है 1-1 घंटे के बाद खा ले, ठीक है, 1-1 घंटे के बाद या हाफ आवर के बाद। उसके साथ जो है गैस्ट्रिक डिस्टेंशन और गैस एक्सचेंज जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, डिस्टेंशन नहीं होती। डिक्रीज प्रेशर ऑन दी डायाफ्राम, जब उसको डिस्टेंशन होगी, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगी, उसका स्टमक भी नॉर्मली काम नहीं ना कर रहा होता। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उस कॉन्स्टिपेशन को, एसिडिटी को और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन को रोकने के लिए हम जो है स्मॉलर मील्स में उसको मील प्रोवाइड करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं, उसको टीच करते हैं, उसको गाइड करते हैं। तो अगर ये डिस्टेंशन हो जाए तो फिर डायाफ्राम पे उस प्रेशर बहुत होता है और पेशेंट बेचारा इतना इरिटेट होता है कि यू कांट इमेजिन। ये एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आपको पता चलता चलेगा। अवॉइड एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड टेम्परेचर। अब पेशेंट को एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड टेम्परेचर बताना जो है वो हमने एडवाइस करना कि उसने जहाँ भी, अगर वो हमारे पास होम में या जो हमारे पास हॉस्पिटल में है, तो हमने खुद से उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना कि जो नॉर्मल हो, टू हॉट भी ना हो और टू कोल्ड भी ना हो। अगर पेशेंट को हम डिस्चार्ज करके भिजवा रहे हैं तो हम पेशेंट को जो है वो टीच एंड गाइड करके भेजेंगे, एडवाइस दे के भेजेंगे कि उसने इन्वायरमेंट किस तरह का यूज करना है। टीच एक्शन एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, इनहेलर्स एंड ट्रीटमेंट्स। अब जब हमने पेशेंट को भिजवाना होता है तो पेशेंट को जो डिस्चार्ज स्लिप होती है या उसका पेपर, एक प्लानर हमने दे के भेजना है घर में लॉन्ग टर्म केसेस के लिए, तो उसमें हमने पेशेंट को जो ड्रग्स दे रहे हैं उसकी साइड इफेक्ट्स बताने होंगे, उसकी डोजेस बतानी होगी कि इस तरह अगर आप लो डोज लेंगे, जो डोज लिखी है उतनी ही उन्होंने लेनी है। अगर प्रिस्क्रिप्शन से डोज वो कम लेंगे तो उसकी जो है वेंटिलेशन जो प्रॉब्लम है वो जो है वो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं डोज इनहेलर की या किसी भी मेडिसिन की तो उनको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जाते वक्त पेशेंट को जो है हमने प्रिस्क्राइब, टीच, गाइड, एजुकेट करके भिजवाना होता है कि उसने इनहेलर की डोज कितनी लेनी है, एक्स्ट्रा डोज से उनको क्या होगा और लो डोज से क्या होगा, और जो ट्रीटमेंट उसको चल रही है, मेडिसिन देनी है, उसकी डोजेस भी बताना। इसके साथ साथ उसको ये भी बताना कि उसने घर में जाके स्टीम भी लेना होगी और जो है मेडिसिन कुछ स्टीम ऐसी होती हैं जो मेडिसिन डाल के लेते हैं, ठीक है, उस जो है नेबुलाइज उसको बोलते हैं, ठीक है। एक तो स्टीम है और दूसरा नेबुलाइज की मेडिसिन, और उसके लिए जो है डोज बता के भिजवाना कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्टीम देना है या नेबुलाइज करना है, उस पर ट्रीटमेंट कौन सा यूज करना है। इफ हाइपोक्सीमिया इज सीवियर, टिश्यू इमीडिएटली लिस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। अगर जो है सीवियर हाइपोक्सीमिया है पेशेंट को तो हमें इमीडिएटली टिश्यू जो है लिस्ट करना है साइन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया के अगर पेशेंट को जो है हाइपोक्सीमिया है, हाइपोक्सिया है,
और पेशेंट की कलर जो है वो चेंज हो रहा है, उससे हमें फ़ौरन पता चले जाएगा। हमने साइनोसिस देखना पेशेंट का, लिस्ट कर देना, इन लिस्ट दी साइंस ऑफ जो है हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया, इसको फिर साइनोसिस में कन्वर्ट कर देंगे। जो जैसे मैंने बताया था कि हाइपोक्सीमिया मीन के लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन या पार्शली जो है बॉडी में, बट जो हाइपोक्सिया मीन के लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी ऑल बॉडी टिश्यूज। अब ये जब होगा तो पेशेंट साइनोज होना शुरू हो जाएगा। अब साइनोज जब पेशेंट होगा तो उसके साइंस, ये दोनों चीज़ों में फौरन साइनोसिस के साइंस हमने इनलिस्ट कर देने ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, ये हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया जो है, इसके साइंस फौरन स्किन के ऊपर नज़र आते हैं कि स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लूश कलर या डिस्कलरेशन ऑफ दी स्किन हो जाएगी, नेल्स बैठ की हो जाएगी। एडिकेट ऑक्सीजनेशन इज असेंशियल, पेशेंट के लिए एडिकेट जो है ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करना जो है वो मेडिकल प्रोवाइडर जो भी है उनका काम है, नर्स है या डॉक्टर है। तो फौरन से एडिकेट, ऐसे पेशेंट जो साइनोस हो जाए तो उनके लिए एडिकेट ऑक्सीजनेशन का अरेंज करना होगा, ऑक्सीजन थेरेपी देना होगी। कुछ थी हमारे पास इंटरवेंशन, जो मैंने आप लोगों को बताया कि नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी। इसी तरह से कुछ अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स फॉर ऑक्सीजनेशन या इंटरवेंशन ऑफ द इंटरवेंशन फॉर ऑक्सीजनेशन, तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं। ये सारा मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप लोगों की तो जो है मज़े हैं बेटा, आप लोगों की तो मौजें लगी हुई हैं, इसलिए कि ईच एंड एवरीथिंग हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो आप हमारी असाइनमेंट से बचे हुए हो। हमने तो क्योंकि ये अल्लाह करे जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, आप हमारे पास हो, आपको हम ग्रुप डिस्कशन और कुछ असाइनमेंट भी दें और कुछ आप लोगों से प्रोसीजर्स भी करवाएं। तो यहाँ तो हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे एक टेप रिकॉर्डर की जा रही है कोई चीज़, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अभी जो है जो इस रात की न्यूज़ में यही आया कि 1 जून से आपके कॉलेजेस खुल रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह 1 जून से जो है और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। जितना आप लोगों को पढ़ाया उसकी फ़ौरन से रिवीजन करेंगे, टेस्ट पे टेस्ट लेंगे और फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन आपके आ जाएंगे। और नर्सिंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, दी नर्स शुड एक्सप्लेन दी रीज़न एंड दी ऑब्जेक्टिव फॉर दी थेरेपी। पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है नर्स ने कि जो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देने जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी रीज़न क्या है, क्यों ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है। क्योंकि कुछ पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन लगवाना नहीं चाह रहे होते, जब तक उसको एजुकेट नहीं किया जाएगा कि इसकी रीज़न क्या है और उसको इसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, नर्स शुड नो द प्रॉपर केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब कल मैंने आपको बहुत सारी स्लाइड्स ऐसी पढ़ाई हैं जिसमें प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के जो आपको मेथड बताए गए थे, आपने उन मेथड के थ्रू जो है ऑक्सीजन देना होगी। जब तक नर्स को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो वो प्रॉपर जो है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगी, इसलिए उसके अपने पास ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों पढ़ लो अच्छी तरह से। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली द मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन। अच्छा, पेशेंट को भी और फैमिली को भी हमने इसके मेथड बताना, नर्स को खुद भी ये पता होना चाहिए और उसने पेशेंट को भी उसके मेथड जो है एजुकेट करवाना पेशेंट को भी, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म केसेस होते हैं। पेशेंट ने घर जाके भी ऑक्सीजन थेरेपी कर दी है, सिलेंडर उनके साथ जाता है घर में और वो घर में ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। पेशेंट और उसके रिलेटिव को मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बता के भेजना होता है। डेमोस्ट्रेट सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डिवाइसेस।
अब जो है प्रॉपर यूज ऑफ जो है, जैसे मैंने कल आपको जो है डेमोस्ट्रेट कैले के एक किस्म की सारी डिवाइसेस जो है वो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। वो सारी जो है सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डिवाइसेस सारी जो है उनका डेमो पेशेंट को देना और उनको बताना है कि उनके यूज के लिए अप्रोप्रिएट कौन सी है। Identify to patient and family the signs and symptom indicating the need for oxygen। अब मैंने आपको जो है बताया था कि फौरन से स्किन जो है साइनोस होना पेशेंट स्टार्ट हो जाता है। साइनोसिस के जो है साइंस पेशेंट को भी बताना है कि उसकी अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाए, स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए, पेशेंट जो है इरिटेट हो जाए, तो फौरन से ये साइन ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो फौरन से क्या करना, पेशेंट को एजुकेट करना है कि एक तो ऑक्सीजन देना है उसको, दूसरी चीज जो है वो अपराइट पोजीशन पेशेंट को एजुकेट करके भिजवाना कि अपराइट पोजीशन रखनी है, पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, पेशेंट को लंबे लंबे सांस डलवाने हैं, एयरवे क्लियरेंस करना है उसको कफिंग करवा के। Explain procedure to patient and review safety precautions necessary when oxygen is used. Place no smoking signs on appropriate areas। अब उनको ये भी बताना है पेशेंट को कि उसका प्रोसीजर क्या है और सेफ्टी मेजर्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, नेसेसरी ऑक्सीजन जब देनी है उसके लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस क्या करनी उन्होंने। फिर नो स्मोकिंग के साइंस उनको बताना कि बहुत सारे पेशेंट जो है हमारे अनएजुकेटेड होते हैं, उनके रिलेटिव अनएजुकेटेड होते हैं, उनको साइंस भी बताने कि नो स्मोकिंग के साइंस जहाँ पे होंगे वहाँ स्मोक नहीं करनी, और जो सिलेंडर उन्होंने ऑक्सीजन का यूज करना या हॉस्पिटल में वो यूज कर रहे हैं तो वहाँ स्मोकिंग नहीं करेंगे। वॉश योर हैंड्स, वॉश अपने हैंड्स भी वॉश करने, अगर पेशेंट के रिलेटिव उसको यूज कर रहे हैं या पेशेंट खुद जो है ऑक्सीजन थेरेपी के लिए सेट कर रहा है अपने सिलेंडर को, तो उसे भी एजुकेट करना कि हैंड वॉश करने हैं। अटैच द फेस मास्क टू द ऑक्सीजन सेटअप विद ह्यूमिडिफिकेशन। अब जैसे मैंने ह्यूमिडिफिकेशन के लिए बताया था कि वो सिलेंडर की फिटिंग के साथ ही वाटर ग्लास की तरह होता है, उसमें जो है स्टरलाइज वाटर भी डाल सकते हैं, उसमें टैप वाटर भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो उसके साथ अटैचमेंट सेटअप इस तरह से करनी कि जो उसको ऑक्सीजन जानी वो ह्यूमिडिफाई होके फिर जाए। स्टार्ट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन एट द स्पेसिफाइड रेट, और उसका जो है फ्लो ऑफ ऑक्सीजन जो हमने सेट करना फिटिंग से, वो भी हमने पेशेंट को भी एजुकेट करना और हमें भी पता होना चाहिए कि पेशेंट की रिक्वायर कितनी है और हमने कितनी उसकी सेटिंग करनी है। फॉर अ मास्क विद अ reservoir allow oxygen to fill the bag before placing the mask over the patient nose and mouth। पेशेंट के नोज और माउथ पे मास्क लगाने से पहले रिजर्वायर जो बैग है, पहले ऑक्सीजन हमने जब स्टार्ट करनी है तो वो उसकी फिलिंग अच्छी तरह से हो जाए, कि उसकी फिलिंग जो है ह्यूमिडिफायर से होते हुए, पाइपलाइन से होते हुए जो बैग है उसकी फिलिंग हो जाए, तो फिर आपने ऑक्सीजन जो है वो स्टार्ट करवा देनी। फिर आपने नोज और माउथ के ऊपर मास्क जो है वो अच्छी तरह से फिक्स करना। फिर पोजीशन द फेस मास्क ओवर द पेशेंट नोज एंड माउथ। अब इसके जो मास्क होता है इसकी नंबरिंग होती है कि किस नंबर का मास्क किस पेशेंट को आएगा। अब अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द पेशेंट एक तो मास्क को चूज करना होगा, दूसरा जो है नोज और माउथ पे रखने के लिए उसकी शेप जो है उसको देखना जरूरी होगा कि कौन सी शेप जो है नोज पे फिट आएगी और कौन सी जो है वो माउथ पे। उसको उल्टा या टेढ़ा नहीं लगाना होगा, उसकी अकॉर्डिंगली जो उसकी शेप है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। Adjust it with the elastic strap to so that the mask fits comfortably on the face। अब मैंने बताया था कि मास्क जो है उसकी फिटिंग के लिए, जैसे ये मास्क इस तरह से लगाना ना, अब मास्क
मास्क लगाने के लिए उसके दोनों साइड पे जो है वो होल होते हैं, उन होल में से इलास्टिसिटी जो है उस टाइप की रबर टाइप होती है जो अटैच करके पेशेंट के पीछे जो है इस तरह डाल देते हैं, फिर वो फिटिंग उसकी इस तरह से रहती है। कुछ मास्क या कुछ जैसे नेजल कैनुला था उसमें स्टिकिंग प्लास्टर भी लगाना पड़ती है। अकॉर्डिंगली जो है वो मोस्टली जो मास्क होते हैं उनकी अटैचमेंट के लिए इलास्टिक टेप जो है वो होती है, उसको जो है पीछे से डाल देते हैं, वो सपोर्ट देती है हेड के पीछे से और उसकी जो है फिटिंग अच्छी तरह से हो जाती है। अब जितना मैं आप लोगों को डेमो दे सकती हूँ मैं अपनी तस्वीर में उतना डेमो दे के भी दिखा रही हूँ कि यहाँ से फिटिंग हुई, यहाँ से उसकी इलास्टिक है वो पीछे से इस तरह से अटैच कर देते हैं और वो जो है हमारा मास्क जो है वहाँ पे फिक्स और एडजस्ट हो जाता है। रिमूव यहाँ भी जो है वॉश योर हैंड कंफर्टेबल, ठीक है। यूज गाज पैड टू रिड्यूस इरिटेशन टू द पेशेंट ईयर एंड स्कैल्प। पेशेंट के जो है ईयर एंड स्कैल्प की इरिटेशन होगी जब यहाँ से जो है वो इलास्टिसिटी वाली जो है रबर टाइप जाएगी, तो उसके लिए गॉज पीस उस इरिटेशन के लिए वहाँ पे रखा जाता है ताकि वो जहाँ जहाँ वो जाएगी ना और जहाँ जहाँ पेशेंट को इरिटेशन होगी उसके नीचे क्योंकि वो थोड़ी टाइट होती है ना मास्क को फिक्स करने के लिए टाइटनिंग होगी, तो उसके नीचे गाज पीस एडजस्ट करना कि जहाँ से पेशेंट को इरिटेशन ना हो और पेशेंट के जो है यहाँ से रैशेस या पैचेस ना बने। फिर हैंड वॉश करना पेशेंट को ये मास्क लगाने के बाद। रिमूव द मास्क एंड ड्राई द स्किन every 2 to 3 hours if the oxygen is running continuously. Do not powder around the mask. अच्छा, इसमें इन्होंने ये बताया है कि जब भी हमने कंटिन्यूसली अगर पेशेंट को ऑक्सीजन जा रही है तो 2 to 3 आवर्स के बाद हमने थोड़ी देर के लिए उसको रिमूव करना ताकि पेशेंट के जो है रैशेस ना हो और पेशेंट की थोड़ी इरिटेशन कम हो जाए। इफ द ऑक्सीजन इज रनिंग कंटिन्यूसली, जिनके कंटिन्यूसली ऑक्सीजन जानी है। डू नॉट पाउडर अराउंड द मास्क। हमने पेशेंट का फेस जो है ये तो हमारा पेशेंट कंटिन्यूसली है ना कि कंटिन्यूसली इसको ऑक्सीजन जानी है, अब 24 आवर जानी है, मे बी पेशेंट वेंट पे है, मे बी पेशेंट सीरियस है, तो ऐसे पेशेंट को हमने जो है नीट एंड क्लीन भी करना है, इनकी बेडिंग भी चेंज करनी, इनका माउथ वॉश भी करना है, ठीक है, और इनके लोशन वगैरह भी अप्लाई करने होते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए जो है एक जो है हेलो जी 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 7301 चलिए ओके 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 मैं लेक्चर ले रही हूँ। जी वो एक कॉल आ गई थी जरूरी, कहाँ थी मैं, हाँ तो मास्क जो है, हाँ मैं ये बता रही थी कि जैसे हमने पेशेंट का फेस जो है वो वॉश करवाना, माउथ वॉश करवाना, पेशेंट को लोशन लगवाना, क्योंकि ये तो हमारी ड्यूटी है ना, अगर हमारा पेशेंट इस काबिल है तो वो खुद बैठ के उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी या उसकी फैमिली मेम्बर करेगा, अदरवाइज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द नर्स। तो इसमें जो है पेशेंट पाउडर अगर यूज़ कर रहा है, जैसे मैंने बताया हैंड वॉश किए, फेस वॉश किया, उसने टीथ वॉश किया, अपना माउथ वॉश किया, तो माउथ वॉश के लिए एक फेस वॉश है और एक माउथ वॉश जो अंदर से टीथ वॉश कर दे, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली पेशेंट लोशन लगाएगा या पाउडर वगैरह यूज़ करेगा, तो उसको पाउडर उस एरिया में नहीं लगाने देना जहाँ से मास्क लगा होगा, क्योंकि पाउडर उसकी ऑक्सीजन के साथ अंदर जाएगा या ऐसी कोई भी इरिटेंट चीज़ उसको नहीं लगाने देनी। जैसे ही हमने उसके मास्क लगाया ऑक्सीजन के साथ वो इरिटेंट या कोई ऐसी जो है परफ्यूम टाइप या पाउडर टाइप चीज़ है वो उसकी ऑक्सीजन के साथ अंदर जाएगी और पेशेंट जो है वो इरिटेट हो सकता है। असेस एंड चार्ट पेशेंट रिस्पॉन्स टू थेरेपी। अब असेस करना पेशेंट जब थेरेपी मिलने से पहले पेशेंट को असेस करना, ड्यूरिंग जो है थेरेपी पेशेंट को देखना और इसके बाद देखना कि मेरा पेशेंट जो है एवेल्युएशन में
पेशेंट को फ़ायदा हो भी रहा है, जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे वो मैं अचीव कर भी पा रही हूँ या नहीं। इसमें असेस एंड चार्ट पेशेंट, चार्ट मीन के लेबलिंग पेशेंट की जो है हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है साथ में, ठीक है, जो मार्किंग करते जाना साथ साथ असेस करके कि हम अभी जो है पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करने लगे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करने का टाइम लिख देना है, उसका फेस मास्क कौन सा यूज़ किया है, उसका ऑक्सीजन का जो है फ्लो कितना सेट किया है, ठीक है, फ्लो सेट करने के साथ साथ पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमने उसके असेस करने के साथ साथ लिखते जाना। फिर ड्यूरिंग जो है वो थेरेपी हमने देखना कि पेशेंट हमारा जो है एवेल्यूएशन कर रहे हैं ना साथ साथ हम, तो उसकी एवेल्यूएशन में हमने जो है चार्टिंग करते जाना, साथ में मीन के डॉक्यूमेंटेशन करते जाना कि पेशेंट को अब कितना रिकवर होता जा रहा है। एट द एंड ऑफ रिकवरी तक हमारी जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड असेसमेंट चलती रहेगी। असेसमेंट का मतलब यही नहीं कि स्टार्ट में हमने असेसमेंट कर ली, हम ड्यूरिंग असेसमेंट भी करते हैं, और ड्यूरिंग असेसमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा पेशेंट ठीक होता जा रहा है कि नहीं, और ड्यूरिंग असेसमेंट हमें पता चलता होता है कि ड्यूरिंग जो हम मेडिसिन दे रहे हैं या हम थेरेपी दे रहे हैं कुछ भी, वो पहले तो असेसमेंट करके प्लान किया, प्लान के बाद जो हमने डायग्नोज किया, डायग्नोज के बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन कर ली, ठीक है। इम्प्लीमेंट जब कर रहे हैं तो उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी हमारी असेसिंग जारी रहती है कि जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें असेस में हमारा पेशेंट जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं हम या हमारा पेशेंट। तो उस असेसमेंट में जो हमने थेरेपी दी होती है उसके ड्यूरिंग हमें पता चलता है कि हमें ऑक्सीजन की डोज को कम करना है, या हमें ऑक्सीजन की डोज को ख़त्म करना है, या हमें ऑक्सीजन की डोज को इंक्रीज करना है। इसी तरह से जो हम जो है मेडिकेशन दे रहे होते हैं तो वो इंटरवेंशन जब हम कर देते होते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारी असेसमेंट चल रही होती, उस असेसमेंट में हमें पता चल रहा होता कि हमें मेडिसिन की डोज को कम करना है या इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या हमने उसको स्टॉप करना है। पल्स ऑक्सीमेट्री, जितना भी हमने ऑक्सीजन थेरेपी दिया है ना, तो उसकी पल्स ऑक्सीमेट्री करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखना होता है कि उसको ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली जा भी रहा है कि नहीं। ये डिवाइस जो आपके सामने है, ये जब भी हमारा पेशेंट चाहे वो इमरजेंसी में आए या इंटेंसिव केयर यूनिट में हो या ऑपरेशन थिएटर में हो, ये डिवाइस उसके साथ होगी। जहाँ भी हमारा पेशेंट सीरियस होगा और उसको ऑक्सीजन लगेगी, ये डिवाइस जो है पल्स ऑक्सीमेट्री उसके साथ होगी। अब पल्स ऑक्सीमेट्री इज अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड। अब ये देखें कि फिंगर के ऊपर इसकी कैचर टाइप, जैसे कैचर होता है ना, इस तरह कैचर टाइप लगाया हुआ फिंगर टाइप, और ये कैचर टाइप जो है वो पूरे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जा रही है, ऑक्सीजन थेरेपी हो रही है, उसकी वो मेजरमेंट बता देगा आपको, और उसकी रीडिंग जो है इसकी डिवाइस के ऊपर आ जाती है। तो पता चल जाता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पेशेंट को जा रही है वो नॉर्मल है या नहीं। पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट जो ऑक्सीजन थेरेपी रिसीव कर रहा है ये उसी के लिए है। रिस्क फॉर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का रिस्क होता है, इसलिए इस डिवाइस को लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज हमें पेशेंट की कंडीशन का पता नहीं चलेगा। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो है ये पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में लगा सकते हैं, हाइपोक्सिया में लगा सकते हैं, और ऐसे पेशेंट जो रिस्क हुए है जिनको हाइपोक्सिया होने का, तो उनको भी लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ मेल फंक्शंस एंड डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ डिजीजेस तो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई हैं और यहाँ रिपीट हो रही हैं, जिसमें नंबर 1 तो एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, निमोनिया है, लंग कैंसर है। अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि 1 बाय 1 जो है वो क्या है। सबसे पहले तो एस्थमा है। एस्थमा जो है severe allergic reaction characterized by the constriction of the bronchioles। अब bronchioles जो है उनकी constriction हो जाती है ड्यू टू allergic reaction।
अब एलर्जिक रिएक्शन जो है वो एस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं उनको किसी भी चीज़ का एलर्जी होता है, या तो उनको सीजनल एलर्जी होता है, या फिर पोलन एलर्जी होता है, या फिर उनको डस्ट एलर्जी होता है, या फिर उनको किसी मेडिकेशन से एलर्जी होता है। मे बी कोई ऐसा पेशेंट जिसको एलर्जी है वो ऐसे उसका वर्क प्लेस ऐसा है जहाँ पे उसको एलर्जी है। जैसे मैंने वर्क प्लेसेस की बहुत सी आपको बताई थी कि कोल फैक्ट्री में काम करेंगे, थ्रेड वाली में काम करेंगे, स्मोक वाली में काम करेंगे, ठीक है, तो डस्ट वाली में काम करेंगे तो मे बी वहाँ से उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन है, या इन्वायरमेंट कोई एलर्जिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से जो है उसकी ब्रोंक्यूल जो है उनकी कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं और एयर गैस एक्सचेंज नॉर्मली नहीं होता और पेशेंट को टू मच डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, ठीक है, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। तो दैट इज लेबल एस्थमा। और ब्रोंकाइटस जहाँ मैंने बताया था कि टस का लफ्ज आता है TIS, किसी भी जो है जैसे ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई के साथ TIS ब्रोंकाइटस जो है, तो उस का मतलब होता है कि उस जो है पार्ट की या उस जगह की जो है इन्फ्लामेशन हो गई। अब जो है जैसे अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिक्स उसका नेम है, अपेंडिसाइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, नॉर्मली अपेंडिक्स के साथ साइटस का लफ्ज आ गया। इसी तरह ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लामेशन है ब्रोंकाई की। एम्फाइजीमा, एम्फाइजीमा कंडीशन इन विच दी एल्यूलाई डिटेरियोरेट, ठीक है, इसका मतलब है डिटेरियोरेट जो है, नीम के ब्रोंकाई जो है वो डिस्टर्ब हो गए, वो खराब हो गए, causing the lungs to lose their elasticity, air sacs of the lungs are damaged। अब जो है जो एयर सैक है वो लंग्स के अंदर एक्स्ट्रा चली जाती है, लूजनिंग ऑफ द एयर सैक्स। जो एल्व्यूलाई है वो जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं ना, पहले उनकी इन्फ्लामेशन हो गई, इन्फेक्टेड हो गई, उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो गई और वो डैमेज हो गया, लूजनिंग हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्फाइसेमा। अब निमोनिया जो है फीलिंग्स ऑफ दी जो है एयर सैक, इसको एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ। कंडीशन इन विच दी एल्व्यूलाई बिकम फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस, यहाँ सिर्फ फ्लूइड लिखा हुआ है। जब नमूनिया में इन्फ्लामेशन होती है हमारे अपर रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम की पहले इन्फ्लामेशन होती है और वहाँ से वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही सोर थ्रोट होता है, जैसे ही नोज का कोई इन्फेक्शन होता है तो फौरन दही से उसको मैनेज करो। फ्लू लाइक सिम्टम जो है उनको फौरन से मैनेज करो। अगर वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे क्या है, ब्रोंक्यूल्स और एल्व्यूलाई। जब ये एल्व्यूलाई में इन्फेक्शन चला जाएगा अपर से लोअर में, तो एल्व्यूलाई जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्टेड होंगे, और उसके बाद जब इन्फेक्टेड क्या है, फिल ऑफ दी फ्लूइड एंड पस, तो फिर जो है वो सांस लेना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन गैस एक्सचेंज जो है वो नॉर्मली नहीं होगा। लंग्स कैंसर जो है, जब ये सारी डिजीज़ हो जाती हैं, इनको इन टाइम मैनेज नहीं किया जाता तो फिर ये लंग कैंसर टाइप में चला जाता है। लंग कैंसर क्या है, जो एक्स्ट्रा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी टिश्यूज। अब जो है इरेगुलर एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ दी ट्यूमर इन दी लंग्स टिश्यू। अब लंग्स के टिश्यू की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी, दैट मीन कैंसर। अब ये जो है अस्थमा से स्टार्ट हुआ। देखिए सबसे पहले जो है पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होगा। अब एलर्जिक रिएक्शन को फौरन से जो है उसको सॉल्व करना होगा, उसको जो है मैनेज करना होगा, अदरवाइज ब्रोंकाइट जो है सिस्टमैटिकली जो है सारे सिस्टम जो है अपर से लोअर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होते जाएंगे।
जी, हमारा ये आज का जो है लेक्चर ख़त्म हो गया। 1 आवर हो गया, अभी आप ब्रेक लो। तो 56 मिनट हुए, 9:56 मिनट। तो मैं दूसरा जब तक अपलोड करवाती हूँ आप 20 मिनट पे, ठीक है? 9:20 नहीं, 10:20 मिनट पे आपने वापस आना होगा, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए रिटर्न मैसेज भी छोड़ती हूँ, टाइप करती हूँ, ठीक है बेटा? ब्रेक दे दें, हाँ जी, आप ब्रेक दे दिया क्योंकि मैंने अभी ब्रेक नहीं देना था। 57 मिनट हो गए, तो अभी ब्रेक मैं इसलिए दे रही हूँ आप लोगों को क्योंकि ये मेरा लेक्चर जो है यहाँ पे एंड हो गया है। इसके बाद जो है दूसरा लेक्चर अपलोड करती हूँ, तब तक आप शॉर्ट ब्रेक ले आओ। यू विल बी कम बैक 10:20, ठीक है? 10:20 AM पे आप लोगों ने वापस आना होगा। मैं रिटर्न मैसेज भी लिखने लगी हूँ।
जी स्टूडेंट, अभी जो हमारा लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है, ये है कॉमन मैनिफेस्टेशंस ऑफ अल्टर्ड रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब जो मैंने आप लोगों को जितना भी ऑक्सीजनेशन पढ़ाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाया, ये उसी का एक पार्ट है। इसमें जो है अल्टर्ड रेस्पिरेटरी कार्डियो वास्कुलर सिस्टम और जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका थोड़ा थोड़ा बताया है। जबकि ये चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मोस्टली आप लोगों को मैंने अपने ऑक्सीजनेशन वाले लेक्चर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले में बता चुकी हूँ। बट ये मैं आपको अगेन इसलिए बता रही हूँ कि जो आपका कंटेंट है यूएचएस के अकॉर्डिंगली, उसका ये क्वेश्चन है कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, इसलिए मैं इसको अलहदा जो है बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब पूरा सिस्टम मैंने पढ़ाया, दोनों सिस्टम पढ़ाए, तो उसके बाद भी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैडम मैनिफेस्टेशंस कौन सी हैं इसकी, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अलहदा से बनाया हुआ। जी, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैनिफेस्टेशन मीन कि उसकी जो है पूरे सिस्टम की कौन कौन सी चीज़ और सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है, और डिसफंक्शनिंग उसकी कैसे होती है। इट इज़ प्रोसेस अब डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इन्वायरमेंट। अब जो गैस रेस्पिरेशन है, तो इसका मीनिंग ही ये है कि ये गैस एक्सचेंज है कहाँ पे, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के दरमियान। अब इस मेरे लेक्चर की सिर्फ जो है वो 13 स्लाइड है। इसके बाद मैं दूसरा एक और भी जो नर्सिंग डायग्नोज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हाउ टू मैनेज इट, वो उसके बाद में पढ़ाने वाली हूँ। अब इसके बाद इंटरलिंक सिस्टम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंटरलिंक सिस्टम जो है, जो दो जब पढ़ा चुकी है आपको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप टू द पॉइंट इस तरह से लिख सकते हो। डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेट ऑफ ऑर्गन्स that allow a person to prevent exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आ गई हुई है इसकी, बट ये मैं इसलिए अलहदा पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगे, आपको ढूंढना ना पड़े, आप मुझसे क्वेश्चनिंग ना करो कि मैडम ये क्या होता है। Organ of respiratory system. The organ of respiratory system divided into two parts. Upper respiratory system, mouth, nose, pharynx and larynx. You know. Lower respiratory system, trachea, lungs, bronchi, alveoli, pulmonary, capillary, and to capillary and pleural membranes. Okay. फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी फंक्शन सिस्टम के फंक्शन क्या होंगे? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड थर्मोरेगुलेशन, अच्छा, एंड फोनेशन, असिस्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ एसिडिटी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब इन चीज़ों की हम बार बात कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ जस्ट इनको रीड कर रही हूँ। वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन मीन एयर इन द एल्व्यूलाई, बल्क मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो है ये पर मिनट पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। परफ्यूजन, हाउ गैस इज removed from the lungs by the blood, mean के perfusion। Dependent on the pressure, difference between the pulmonary artery, pulmonary vein and vascular resistance। ये परफ्यूजन जो है ब्लड की, ये डिपेंड करती है कि आर्टरीज डिपेंड ऑन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी, के पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कैसे आ रहा है, पल्मोनरी वेन में कैसे जा रहा है, एंड वास्कुलर रेजिस्टेंस कैसे हो रही है। अब ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मली फंक्शनिंग में हैं, तो नॉर्मली इनकी जो है
परफ्यूजन होगी। अगर कहीं भी नॉर्मली नहीं है, कहीं भी कोई डिफेक्ट है, तो नॉर्मली परफ्यूजन में जो है वो अल्ट्रेशन होगी। डिफ्यूजन, हाउ गैस गेट्स अक्रॉस द एयर ब्लड बैरियर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, प्रेशर ग्रेडियंट और डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ द गैस। अब ये गैस एक्सचेंज का बताया हुआ कि किस तरह से बैरियर आता है और किस तरह से गैस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वेरी जो है वेरी सॉल्युबल इन एंड आउट ऑफ द सॉल्यूशन इजीली, एंड ऑक्सीजन लो, इसमें लो सॉल्युबिलिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड हीमोग्लोबिन थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन एंड आउट जो है सॉल्यूशन इजीली हो जाती है, बट ऑक्सीजन जो है इसमें लो सॉल्युबिलिटी होती है, ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन होती है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन की वजह से, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो स्लो होगी। अब ये तो आपको पता ही है इसके नेजल कैविटी क्या है, नोस्ट्रिल क्या है, ओरल कैविटी, लेरेंक्स, फेरेंक्स, राइट प्राइमरी, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऐसे ही का ये इंट्रोडक्शन है जो एक्चुअली आप लोगों को लेक्चर है या आपका कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ये इंट्रोडक्शन दोनों जो है यूनिट्स का है कि गैस एक्सचेंज किस तरह से होती है, इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी और उनमें अल्ट्रेशन क्या होगी, आगे अल्ट्रेशन भी आएगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पहले दोनों सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया है। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग गैस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेटरी में तो ओनली गैस एक्सचेंज होती है और यहां से न्यूट्रिएंट भी जाती है। ऑर्गन इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड आर्टरीज एंड वेन्स। फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है? सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ट्रांसपोर्ट एनर्जी, सब्सटेंस, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन्स टू द टिश्यू। अब ये सारी एनर्जी जो है वो टिश्यूज तक पहुंचाना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है। अब रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, लैक्टेट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जो है, हीमोरेगुलेशन। अब जो है इसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स जितनी भी है उसको एक्सक्रीट करना और हीमोरेगुलेशन करना क्या है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है ये। द हार्ट contract in a constant rhythm that may speed up or slow down depending on the need of blood and oxygen in the body। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बॉडी तक ब्लड जो है वो पहुंचाएगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज जो हो रही। द ब्रीदिंग ऑफ द हार्ट इज governed by an automatic electrical impulses generated by the sinus जो है नोड। साइनो जो है साइनस नोड मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं उससे जो है उसकी बीट से जो है आगे जनरेट जो बीट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो बीट जनरेट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनकी ऑटोमेटिक जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उसकी जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। और वेंट्रिकल, अगर वेंट्रिकल साइनसिस की है ना तो ये अपर के साइनसिस जो है एट्रिया की जो है कॉन्ट्रैक्शन करा देगी और ब्लड जो है लोअर चैम्बर्स में आ जाएगा। The sinus node is small bundle of nerve fiber that are found in the wall of the right atrium। एट्रिया की बात हो रही है ना, राइट एट्रियम में जो है मैंने बताया था राइट एट्रियम के अपर आउटर साइड पर ये साइनस नोड है। इसको साइनस नोड भी कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड, इसका नेम है
एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, इसलिए कि ये दोनों साइनसिस जो है अपर पार्ट ऑफ द एट्रियम उसके साथ अटैच है, इसकी इलेक्ट्रिकल वायर जो है वहाँ अटैच है। बट जो है इसका पेस मेकर, ठीक है, नोड जो है बकायदा इसके नोड को जो साइनस नोड है, साइनो एट्रियल नोड, ये इसको पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है, नेचुरल पेस मेकर है। अगर ये खराब हो जाए तो ये आर्टिफिशियल जो है पेस मेकर पेशेंट की पॉकेट में डाला होता है और उसकी वायर अटैच की होती है उसके साथ। और ये अल्लाह ताला ने पेस मेकर जो है इंसान को कंट्रैक्शन के लिए जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए बनाया हुआ है। ये कहाँ पे वाक़ा है? साइनस नो, ये जो है राइट एट्रियम के अपर आउटर लोब पे आपको नजर आएगा। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। The sinus node is small bundle of nerve fiber that are found in the wall of the right atrium. Right atrium के अपर आउटर जो है पार्ट वहां पे नजर आएगा आपको। The atria contract before the ventricle contraction which allows blood to quickly pump into the ventricles from the atria. अब जैसे ही इसकी कंट्रैक्शन होती है तो ब्लड पंप होके एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी जो माइनर सा मैंने इसमें बताया आपको, तो नेक्स्ट दूसरी जो स्लाइड अपलोड हो रही है उसमें नर्सिंग डायग्नोस होगी। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आ गया है। जो हमने जितना भी यूनिट पढ़ा है, ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अब इनकी नर्सिंग प्रोसेस ऑफ अल्टर रेस्पिरेटरी फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। अब जो भी मैंने आपको नर्सिंग प्रोसेस बताया है, पढ़ाया हुआ है, वो जो भी हमने सिस्टम पढ़ना, जो भी हमने डिजीज पढ़नी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नर्सिंग डायग्नोस आपको कर आनी चाहिए और नर्सिंग जो है केयर प्लान बनाना आना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि अपने हर यूनिट जो भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसमें उसके अकॉर्डिंगली जो है नर्सिंग केयर प्लान बना के या नर्सिंग डायग्नोस जो है वो जो है डाल दूं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब नर्सिंग प्रोसेस में जो है, इन नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट इंक्लूड, अब असेस सबसे पहले जो भी सिस्टम है, जो भी हमने नर्सिंग डायग्नोस करनी किसी भी सिस्टम की, किसी भी डिजीज की, तो उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्टिव डेटा आएगा।
अब सब्जेक्टिव डेटा क्या है, जो हमें पेशेंट ने बताना है। अब पेशेंट हमें आके क्या बताएगा, क्लाइंट टेल्स यू दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम कफ, स्पूटम फॉर्मेशन, वीजिंग, चेस्ट पेन। ठीक है, पेशेंट को तो हमारी लैंग्वेज का नहीं पता, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में आपको ये चीजें बताएंगे, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है अल्टर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब जैसे ही वो हमें बताएगा कि उसको कफ है, तो हम फौरन फोकस करेंगे कि कफ क्यों है। कफ या तो उसको सोर थ्रोट हो सकता है, कफ है, या फिर उसको जो है चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से कफ है। अब नेक्स्ट जब वो बताएगा स्पूटम फॉर्मेशन भी होगी, तो डेफिनेटली स्पूटम फॉर्मेशन तब होती है जब चेस्ट इन्फेक्शन होता है। अब चेस्ट इन्फेक्शन से उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं ना, उसकी हिस्ट्री से ये हिस्ट्री में चीज़ें आ जाती हैं ना, जो उसने चीज़ें हमें बताई हैं, उसको काफ भी हो रही है, स्पूटम भी हो रही है, तो हमें फौरन पता चल जाना कि इसकी चेस्ट इन्वॉल्व हुई है। अब वो हमारे सामने जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, वो हमारे सामने उस वक्त कफिंग भी कर रहा होगा, दूसरी हमें उसकी कंडीशन नज़र भी आ रही होगी कि उसको कफ किस टाइप की है, और जो है वो उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, अब जो वो हमें बता रहा है सब्जेक्टिव डेटा, उसके साथ साथ हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो उसने कफ की और हमें बताया, हमें फौरन पता चल गया कि कफ जो है वो स्पूटम वाली कफ है या ड्राई कफ है। और वीजिंग, अब वीजिंग में जब पेशेंट हमें बताएगा कि वीजिंग है, तो हम खुद ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को वीज है। अब चेस्ट पेन का वो बताएगा और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि पेन जो है वो उसकी मेजरमेंट करेंगे कि पेन कितनी है उसको। पेन के स्केल होते हैं, तो आगे एक यूनिट आपका जो है वो पेन मैनेजमेंट का भी है, उसमें पेन स्केल होते हैं, तो उसमें आपको बताऊंगी कि पेन को कैसे मेजर करते हैं। अब चेस्ट पेन जब होगी, उसको वीज होगी, कफिंग होगी, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी जो पेन होगी उसकी इंटेंसिटी आपको पता चलेगा। अब पेन की इंटेंसिटी कैसे पता चलेगा, पेशेंट क्राई कर रहा है, पेशेंट की आंखों में आंसू आ रहे, पेशेंट के फेशियल इंप्रेशन से पेन की इंटेंसिटी का पता चलेगा, और जो है पेशेंट ने जहां पेन हो रही है चेस्ट साइड पे, वहां पे हाथ रखा होगा। ये पेन की इंटेंसिटी आपको समझ आ जाएगी कि पेशेंट को कितनी पेन है। जितनी पेशेंट को पेन होगी उतना ही पेशेंट को इन्फेक्शन होगा। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने क्या देखना, टेकिंग बाय अ नर्स इंक्लूड वाइटल साइंस। अब वाइटल साइंस तो जो 5 वाइटल साइंस है वो तो नर्स देखेगी, उसके बाद चेस्ट अस्कल्टेट भी करेगी। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है, ये सारा जो है सिस्टमेटिकली उसको चेक करना है ना। अब जैसे ही पेशेंट जो है हमें सब्जेक्टिव डेटा देता है, पेशेंट का ऑब्जेक्टिव डेटा हमने खुद ले लेना है, और उसके साथ साथ हमने पेशेंट की ऑब्जर्वेशन करनी है, हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना। और एग्जामिनेशन में क्या हमने देखना है, एग्जामिनेशन में जो है वो हमने फोकस करना है, चेस्ट अस्कल्टेट करनी है स्टेथोस्कोप के साथ। उसमें हमें उसकी वीज, उसकी सिक्रीशंस, अगर चेस्ट में जो है एयर है, चेस्ट में जो है वाटर परफ्यूजन है, और चेस्ट में पास है, जो भी कुछ चेस्ट में होगा उसकी जो हम अस्कल्टेट करें, अस्कल्टेशन जो है डिफरेंट टाइप की होगी। उससे हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये पेशेंट किस चीज़ का है। पेशेंट को एस्थमा है, पेशेंट को नमोनिया है, पेशेंट को एम्फाइसीमा है। ठीक है, हिस्ट्री में हमने क्या लेना, हिस्ट्री जो है उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट का नेम पूछते हैं, फ़ोन नंबर पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं। एड्रेस में मैंने बताया था कि एड्रेस जो है वो हमें एड्रेस से एक तो हमें उसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का पता चल जाता है उसके एड्रेस के। अगर तो हमें वो पेशेंट का एड्रेस बताएगा कि जी वो डिफेंस जो है उसके सेक्टर 1 या 2 में रह रहा है,
तो डेफिनेटली पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन का हमें पता चलेगा कि ये आया कहाँ से, तो वहाँ पे किस टाइप के पेशेंट है। अगर पेशेंट हमें किसी जो है विलेज का बताएगा, क्रोल वार का बताएगा, तो डेफिनेटली हमें पता है कि क्रोल वॉर में जो है किस टाइप के पेशेंट है, इसलिए भी पेशेंट का एड्रेस भी पूछा जाता है। और एक तो हमें उसकी सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का पता चल जाता है, दूसरा हमें टाइप ऑफ डिजीजेस का पता चलता है कि डिफेंस में जो रहने वाले लोग हैं उनको किस टाइप की डिजीजेस होंगी, और जो क्रोल वॉर में लोग रहने वाले उनको किस टाइप की डिजीजेस होंगी, पुअर पेशेंट में कौन सी डिजीजेस होंगी, और जो है रिच लोगों में कौन सी डिजीजेस होंगी। अब उनकी इस एड्रेस से भी हमें पता चल जाएगा कि उनके वर्क प्लेसेस कौन से होंगे। जो क्रोल वॉर के लोग हैं वो मोस्टली टेक्सटाइल और फैक्ट्रीज में काम करेंगे, या जो है वो डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, जबकि जो डिफेंस में लोग होंगे, रिच लोग, वो ऑफिसर टाइप होंगे। इसकी हमें एक तो इकोनॉमिकल स्टेटस का पता चल जाएगा, हमें उसको मेडिसिन, उसको जो है इन्वेस्टिगेट जो हमने लिख के देनी होंगी उसके अकॉर्डिंगली हमें लिख के देना होगा। दूसरी चीज हमें उसको ऑब्जर्व करना और उसकी डायग्नोज करना जो है काफी हेल्प मिल जाती है कि ये इनका वर्क प्लेस और इसका इकोनॉमिकल स्टेटस और इनका लिविंग जो है स्टेटस कैसा है। फिर एलर्जी उससे पूछनी कि उसको किस किस चीज से एलर्जी है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो हम डायग्नोज बनाने जा रहे हैं इसका ताल्लुक एलर्जी के साथ है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि किसी भी टाइप की किसी भी चीज की एलर्जी हो सकती है। दूसरी चीज जो है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी मैंने बताया था कि वर्क प्लेस जो भी उनका ऑक्यूपेशन होगा उस इसलिए इस चीजों पे फोकस किया। ये हिस्ट्री, जब भी किसी पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में क्वेश्चनिंग उस रिलेटेड डिजीज और उस रिलेटेड साइन सिम्टम्स और उस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा के अकॉर्डिंगली हम हिस्ट्री पूछते हैं। पेशेंट से ऐसे जो मर्जी क्वेश्चन नहीं कर लेते। ये जो आपके सामने हिस्ट्री मैंने लिखी हुई है, ये हिस्ट्री ओनली फोकस करती है जो ऑक्सीजनेशन वाले, जिनके लंग्स इन्फेक्शन होंगे, ठीक है, ऐसे लोगों की। अब उनको जो है एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है किसी चीज का, ऑक्यूपेशनली जो है ये डिजीज मोस्टली मैंने बताया था कि लंग्स डिजीजेस जो है ये ऑक्यूपेशन की वजह से, वर्क प्लेस की वजह से, अगर उनका वर्क प्लेस ऐसा है तो इफेक्ट करेगा वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम उस बेचारे ने तो रोज वहीं पे जाना, वहीं पे सालों साल काम करना, तो वो क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस की तरफ कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी उसकी पूछनी है, उसे पूछना कि ये डिजीज उसको पहले भी थी और उसके लिए मेडिसिन कौन सी ले रहा है। साइको सोशल हिस्ट्री, अब ऐसे लोग जो जिनका वर्क प्लेस और जिनका लिविंग स्टाइल जो है वो इस टाइप का है जहाँ पे उनको हर वक्त जो है इस तरह के हैजर्ड्स हैं कि उनको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो फाइनेंशियली भी वो बेचारे नॉर्मल नहीं होते, ऊपर से उनकी इन्वेस्टिगेशंस, हॉस्पिटलाइजेशन और उनकी मेडिकेशन का बर्डन क्या करता है, साइको सोशल हिस्ट्री उनकी लेना जरूरी होती है। वो जो है मेंटली जो है स्ट्रेस में होते हैं, इसलिए साइको सोशल हिस्ट्री लेना, ये हिस्ट्री लेना तो वैसे भी जो है साइकोलॉजिकल हिस्ट्री जो है बाकी डिजीजेस में भी लेते हैं, लेकिन जिस पेशेंट को बार बार रेपिटेशन हो रही है एक चीज की, उसका वर्क प्लेस, उसका लिविंग स्टाइल ही ऐसा है, तो वो साइकोलॉजिकली भी सेट नहीं होता। फिर ड्रग हिस्ट्री उसकी लेनी है कि उसको कोई एनी अदर डिजीज है या ये डिजीज उसकी पास्ट पे थी, तो उसके लिए उसने कौन सी मेडिसिन यूज की या कौन सी मेडिसिन यूज कर रहा है। फैमिली बैकग्राउंड भी उसका देखना है कि उसका अगर एस्थमेटिक है, एम्फाइजीमा है, नमोनिया है, तो उसे पूछना कि फैमिली में किसी को जो है एस्थमेटिक अटैक हुआ था, फैमिली में किसी को एलर्जिक रिएक्शन है या नहीं। अब ये सारी चीज़ें जो है अगर हम इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स
उसके होम जो है लिविंग स्टाइल्स और उसका ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज कर देते हैं एजुकेट करके, तो उनको 90% जो है बेनिफिट जो है विदाउट मेडिसिन मिल सकता है। अब डायग्नोस की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने हिस्ट्री ले ली ना पेशेंट की, अब हिस्ट्री के बाद जो है वो डायग्नोस करने जा रहे हैं हम। अब डायग्नोस में इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू थिक सिक्रेशन इन द एयरवे। अब जो है ऐसा पेशेंट जो हमें हिस्ट्री दे रहा कि उसके अपर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या उसको कफिंग थी, जो हमारी हिस्ट्री में हमारे पेशेंट ने हमें बताया कि उसको जो है थिक सक्रीशन हो रही है, कफिंग आ रही है, ठीक है, और वो इरिटेट है, इट मीन्स कि उसकी जो है गैस एक्सचेंज नॉर्मल नहीं है, तो हम उसके लिए क्या डायग्नोस करेंगे? इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ये अपने पास से नहीं लिखना, हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करना कि एयरवे क्लियरेंस कहाँ से नहीं है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके प्रॉब्लम है, उसके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी? नंबर 1 पेशेंट की सब्जेक्टिव डेटा से, नंबर 2 हमारे ऑब्जेक्टिव डेटा से जो हमने खुद ऑब्जर्व किया, तीसरी चीज़ जो हमने एग्जामिनेशन किया। अब एग्जामिनेशन में हमने पेशेंट की ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने पेशेंट को पैल्पेट करना होता है। पैल्पेट हम डेफिनेटली चेस्ट का पेशेंट है हमारा, तो पेशेंट की चेस्ट को हम पैल्पेट करके देखेंगे, तो चेस्ट की ऑब्जर्वेशन में हमें वहाँ स्वेलिंग, रैशेस, पैचेस अगर कोई होगा तो वो ऑब्जर्वेशन में पता चलेगा। जो हमने एग्जामिनेशन करना था और उसमें जो है ऑब्जर्वेशन के बाद हमने पैल्पेशन करनी थी। पैल्पेशन मीन कि हमने हाथ लगा के वहां से पैल्पेट किया उस एरिया को, ठीक है। जब उस एरिया को हम पैल्पेट करते हैं तो पेशेंट को पेन होगी। ड्यूरिंग पैल्पेशन जो है पेशेंट के पेन हो रही है या पेशेंट के पेन नहीं हो रही। अब उसके बाद जो है हमने अस्कल्टेशन करनी है। अस्कल्टेशन से पहले परकशन करते हैं। परकशन मैंने बताया था कि जो चेस्ट एरिया होगा वहां पे हमने अपनी फिंगर्स पूरा हाथ रखना है और उसको दूसरे हाथ से अपनी फिंगर के ऊपर टैपिंग कर देंगे। जब अपनी फिंगर के ऊपर हम टैपिंग करेंगे तो एक वॉइस प्रोड्यूस होगी। अब वो वॉइस जो प्रोड्यूस होगी, उस वॉइस से हमें पता चलेगा कि ये नॉर्मल वॉइस है या ये लंग्स में जो है वो एयर है या लंग्स में वाटर है, ठीक है, या लंग में पास है। ये हमें कैसे पता चला? परकशन से, ठीक है। हमने पहले पेशेंट को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने से हमें कोई भी एनी स्वेलिंग, रैशेस, पैचेस ऑन दी चेस्ट नजर आए। चेस्ट को हमने जो है एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड से ऑब्जर्व करना होता है। चेस्ट को हमने एंटीरियर सामने से और बैक से दोनों साइड से हमने एग्जामिन करना होता है। अब लास्ट वन जो स्टेप होगा वो क्या होगा? परकशन के बाद अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन जब हम स्टेथोस्कोप से जो है वो अस्कल्टेट करते हैं तो हमें फौरन पता चल जाता है कि पेशेंट की नॉर्मल वॉइस क्या थी, पेशेंट को अब क्या है, एम्फाइसीमा है, पेशेंट को एस्मा है या पेशेंट को जो है नमोनिया है। तो उससे हमें डायग्नोज बनानी होगी, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद अब हमें समझ आ गया कि पेशेंट को क्या है। अब हम पेशेंट को नंबर 1 तो फौरन एक्सरे लिख के देंगे। क्या करेंगे? एक्सरे चेस्ट लिख के देंगे ताकि पेशेंट की चेस्ट क्लियर हो जाए। दूसरी चीजें हम इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, और जो है अगर उसके इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए हम सुपोटम का कल्चर फॉर सेंसिटिविटी सैंपल भिजवा देंगे, ठीक है।
अब बाकी जो है रूटीन इन्वेस्टिगेशंस मैंने बताया था कि जितने भी सिस्टम है सिस्टमेटिकली रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जितनी भी मैंने आपको बताई हुई हैं वो हमने सेंड कर देनी है। डायग्नोज अपनी जो है ऑथेंटिकली साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए कि वाकई पेशेंट को ये है। 90% जो हमने पेशेंट की हिस्ट्री ली, जो हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, उस एग्जामिनेशन के 4 स्टेप और हिस्ट्री को रिलेट करके हमें समझ में 90% जो है हमने डायग्नोज कर लिया कि हमारे पेशेंट को क्या है। 10% जो साइंटिफिकली हमें प्रूव करना है वो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस हमें आफ्टर जो है एग्जामिनेशन जो है आफ्टर हिस्ट्री जो है वो हमें इन्वेस्टिगेशंस की समझ आएगी कि क्या करवानी है। अब हमें समझ आई थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस में जो है वो डेफिनेटली एक तो एक्सरे चेस्ट बनता है जिससे हमें चेस्ट की कंजेशन का पता चलेगा कि कितनी कंजेशन है और कहाँ पे है, कितनी एयर है और कहाँ पे है, कितना वाटर है और कहाँ पे है। ठीक है, वो हमें चेस्ट में पता चल जाएगा एक्सरे के थ्रू। दूसरा, स्पूटम जो हम कल्चर सेंसिटिविटी करवाने जा रहे हैं उससे हमें इन्फेक्शन का पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन क्या है। बाकी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस है HB, उससे हमें उसके ब्लड का पता चल जाएगा कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है उसकी कितनी है। बाकी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन, रीजनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो हम उनको सबको एक दफ़ा मस्ट करवाते हैं कि किसी और सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस क्लियर है। अब उसके बाद जो है फिर हम डायग्नोज को सेट करते हैं कि डायग्नोज जो है वो इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू थिक सिक्रीशन इन द एयरवे। इसमें इंसियन पेन होगी। फिर दूसरी मेरी डायग्नोज है डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इरेगुलर हार्ट रिदम। ठीक है, अब हमने उसका जो है अस्कल्टेट किया, हमें पता चल गया था कि हार्ट रिदम जो है वो उसका नॉर्मल नहीं है, इरेगुलर है, रैपिड हार्ट बीट है। तो हमें अस्कल्टेशन एग्जामिनेशन से पता चला था। इसलिए हमने इसकी जहाँ पे एयरवे क्लियर नहीं होगा वहाँ इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस लिख देना और रिलेटेड टू लिख देना कि किस वजह से सिक्रीशंस थी इसलिए, या ऑब्स्ट्रक्शन थी तब, या फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन थी। कोई ना कोई चीज होगी जिसकी वजह से एयरवे क्लियरेंस नहीं था। दूसरी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट जो था वो यहाँ पे जो है मेरे रिलेटेड टू इरेगुलर रिदम, हार्ट रिदम या रैपिड हार्ट बीट जो है वो कार्डियक कंप्रोमाइज है ना, तो इसलिए हार्ट रेट जो है ज्यादा है, रैपिड हार्ट बीट है। तो हमें पता चल गया, इसलिए हमने डिक्रीज कार्डियक आउटपुट बता दिया। अगर या ये जो है इरिदमिया की वजह से है ना, तो अगर कोई और आप लोगों ने एग्जामिनेशन करना है, आप लोगों ने हिस्ट्री लेनी है, तो अगर कोई किसी और वजह से है तो आपने फिर वो वजह लिखनी कि डिक्रीज आउटपुट रिलेटेड टू फलान फलान जो भी आपने एग्जामिन किया होगा। रिस्क फॉर द इन्फेक्शन, अब रिस्क ये जो चीजें अगर होती है फिर इन्फेक्शन होने का रिस्क होगा ना। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू स्टैटिक लंग सिक्रीशंस। अब लंग्स में जब नॉर्मली से ज्यादा सिक्रीशंस है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं भी सिक्रीशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो दैट मीन कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसकी वजह से होगी, तो वहां पे रिस्क होगा इन्फेक्शन का उन सिक्रीशंस की वजह से जो वहां पे पड़ी रहेंगी। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, अब एक्टिविटी इंटॉलरेंस तो होगा ना रिलेटेड टू वीकनेस। जाहिर है डेफिनेटली हमारा पेशेंट जो है उसकी जो है कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं जा रही और वो उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो वो जो है इंटॉलरेंस जो है कर रहा वीकनेस की वजह से। इन एडिकेट न्यूट्रिशन वो कहाँ से नॉर्मल लेगा जब वो ठीक ही नहीं है और उसको फटीग भी होगी। कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी इसको खत्म करूँ, हमारे पास टाइम जो है 56 मिनट। अब इसकी प्लानिंग में मेंटेन एयरवे हमने मेंटेन करना, मेंटेन सस्टेन एंड इम्प्रूव लंग जो है एक्सपेंशन करनी है, कैपेबल फॉर रिमूविंग ऑफ पल्मोनरी एक्रीशन। अब अचीव एंड इंक्रीज इन एक्टिविटी टॉलरेंस, मेंटेन इन इंक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन,
कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन इंप्रूव एंड मेंटेन। अब जितने सिस्टम, जितनी चीजें जो हमारी जो है जिनमें लैकिंग थी, उनकी हमने इंप्रूविंग करनी है। हमने जो सिक्रीशंस थी उसके लिए सक्शनिंग करनी है, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, पेशेंट की अपराइट पोजीशन करनी है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हमने उस ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करना है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए हमें उसको जो है मेडिकेशन देना होगी, एंटीबायोटिक देना होगी। अगर पेन है तो पेन किलर देना होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट हमने प्लान करना है और उस प्लान को हमने इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, लंग जो है इनफिल्ट्रेशन टेक्निक्स बतानी है, उसकी लंग इन्फ्लेशन, लंग्स को जो है इन्फ्लेट करने के लिए टेक्निक्स बतानी है। उसको कहना कि लंबे लंबे सांस ले, ऑक्सीजन में बाहर जाए, फ्रेश ऑक्सीजन ले। फिर इस तरह के पेशेंट को बैलून देते हैं कि बैलून को भरें। जब वो बैलून को भरते हैं अपने मुंह से तो उसके लंग्स जो है वो जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स भी हो गया। चेस्ट फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापिस्ट को कॉल करते हैं, अदरवाइज आजकल तो फिजियोथेरापिस्ट अवेलेबल हैं। जब से हमने नर्सिंग की थी तो पूरे हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरापिस्ट होती थी, तो नर्स खुद पेशेंट की फिजियोथेरापी करती है। पेशेंट को बिठा के पेशेंट को आगे और पीछे से टैपिंग करते हैं। ठीक है, 15 मिनट तक जो पेशेंट को आगे और पीछे से टैपिंग करते हैं तो जो सक्रीशंस होती हैं वो सक्रीशंस जो है वो जो है रिमूव होके अलहदा हो जाती है। फिर पेशेंट को कहते हैं कि कफिंग करें। जब पेशेंट कफिंग करता है तो वो जितनी थिक सक्रीशंस होती हैं वो फिजियोथेरेपी के थ्रू बाहर आ जाती हैं। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे घर में कोई चिल्ड्रन या कोई बड़ा भी होता है तो मैं खुद से उसकी फिजियोथेरेपी करती हूँ। ऐसे पेशेंट को क्या है, अपराइट पोजीशनिंग करनी है, सक्शनिंग करनी है, स्टीम इनहेलेशन देनी है, नेबुलाइज करना है, मेडिकेशन देनी है, फिजियोथेरेपी करनी है और कुछ एक्सरसाइजेज या टेक्निक जो है लंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए बतानी होती है। जो मैंने बताया था कि लंबे लंबे सांस लेना, उसका बताना है कि वो ऑक्सीजन में जाके फ्रेश ऑक्सीजनेशन एरिया में जाके लंबे लंबे सांस ले। प्लस जो है बैलून देते हैं उसको फैलाने के लिए। अवेलुएशन में देखना है कि हमारी अवेलुएशन में जो है हमारा पेशेंट ठीक हो गया, जितनी चीजें कराई हैं वो नॉर्मल हैं कि नहीं, पेशेंट हमारा नॉर्मल हो रहा कि नहीं। इसी तरह नर्सिंग जो है प्रोसेस अल्टर्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे पास 3 मिनट है, मैं इंशाल्लाह 3 मिनट में इसको मैनेज कर दूंगी। इसमें भी हमने हिस्ट्री लेनी है अकॉर्डिंगली। अब देखें उसकी हिस्ट्री चेंज थी, इसकी हिस्ट्री जो है सब्जेक्टिव डेटा में उसने बताया पेशेंट ने कि पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस है। ठीक है, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, अब स्वेटिंग हो रही है जहां पे पेशेंट को, वहां स्वेटिंग नहीं होनी। टिंगलिंग इन लेफ्ट आर्म, जैसे ही पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम होगी, पेशेंट की जो है बाजू में टिंगलिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आर्म में, और राइट आर्म में उसके पेन होगी। पेन रेडिएट फ्रॉम लेफ्ट जॉ, रेडिएट होगी लेफ्ट जॉ की तरफ। ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने क्या करना, टेकन बाय ए नर्स, इंक्लूड वाइटल साइंस, और उसकी फिर एग्जामिनेशन करेगी नर्स। हिस्ट्री में क्या करना है, उसका फोन नंबर, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसका देखना कि वो बैठा तो नहीं रहता, उसका वेट देखना कि कितना वेट है। अब ड्यूरिंग हिस्ट्री स्मोकिंग और जो है इंटॉक्सिकेशन जो है वो तो नहीं, कहीं वो कोई ऐसी चीज ले रहा। अब डायग्नोज में उसके क्या हमने डायग्नोज करना, इन इफेक्टिव जो है पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। जैसे ही कहीं ना कहीं पेरिफेरल टिश्यू जो है इनफेक्टिव होगा तो कार्डियक आउटपुट जो नॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि कार्डियक की तरफ नॉर्मल नहीं जाएगा। तो इन इफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, दूसरा डिक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन टू दी पेरिफेरी दैट बी कंप्रोमाइज टू हेल्थ, जो कंप्रोमाइज हेल्थ को कर रहा है। अब जो है रिलेटेड टू हेल्थ भी लिख सकते हैं जहां, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन। अब रिस्क जब जो है पेरिफेरल टिश्यूज में नॉर्मली ब्लड नहीं जा रहा तो फिर क्या होगा, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन भी होगी। जब पेरिफेरी में नॉर्मली नहीं जा रहा
तो कार्डियक में कैसे जाएगा, उसका रिस्क है। रिस्क फॉर डिक्रीज इन कोरोनरी सर्कुलेशन। अब कोरोनरी सर्कुलेशन, जब हार्ट में ब्लड नॉर्मली नहीं आएगा तो कोरोनरी आर्टरी में नॉर्मली नहीं जाएगा, तो उसका भी रिस्क होगा कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इन एडिकेट ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट। अब जो इनमें से कुछ भी आप चीज जो आपको लगे कि यही ठीक है तो वो आप लिख सकते हैं। एक्टिविटी जो है इंटॉलरेंस होगा। अब जो है प्लानिंग हमने उसके अकॉर्डिंगली करनी है। मेंटेन एंड इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूजन करनी है, मेंटेन एंड रिस्टोर एडिकेट कार्डियक आउटपुट करनी है हमने। ऑप्टिमाइज ऑक्सीजन लेवल उसका बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस उसकी काम करनी, और पोजिशनिंग द क्लाइंट इम्प्रूव वास्कुलर ब्लड फ्लो। अब उसकी पोजीशन जो है वो हमने नॉर्मल रखनी है ताकि उसका ब्लड फ्लो जो है नॉर्मली हो सके। अब इम्प्लीमेंटेशन में जो भी हमने प्लान बनाया था, तो अवॉइड पिलो अंडर द नी के जो है अंडर पिलो नहीं रखना, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मली नहीं जाएगी। पोजीशन विद द लेग्स एलिवेटेड टू जो है प्रमोट वीनस रिटर्न टू हार्ट। जो लेग्स एलिवेट, जैसे ही जो है ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो फौरन से लेग को एलिवेट करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट और ब्रेन की तरफ जाए। तो पिलो को जो है अंडरनीथ नहीं रखना। पोजीशन द पेशेंट जो है हाई फॉलोअर पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को जो है बिठाना। डिक्रीज द प्री लोड एंड पल्मोनरी कंजेशन जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। पेशेंट की जो है पल्मोनरी कंजेशन जो है वो कम करनी पल्मोनल साइड पे जो है, ठीक है। ऑक्सीजन उसको देनी है, कफिंग करवानी है, तो प्रॉपर मेडिकेशन देनी है उसके लिए। फिर एवेल्युएशन में देखना कि हमारा पेशेंट ठीक हो भी रहा है कि नहीं। अब रेस्पिरेटरी में अस्थमा, हाई फीवर और एनाफाइलेक्सिस, ये सारी एमरजेंसीज हैं। इन एमरजेंसीज में हमने इनको जो है पेशेंट को मैनेज और ट्रीट करना। अब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया हुआ है। अब जो एक आध स्लाइड रह गई वो मैं नहीं आपको बता पाई, मेरा टाइम जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। अब जो है मैं अपलोड आज ही कर देती हूँ, आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। आज का हमारा जो यूनिट था, एक वास्ट यूनिट जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम इन्वॉल्व थे। और हाउ टू ऑक्सीजनेट द पेशेंट और हाउ टू ऑक्सीजन थेरापी, और ऑक्सीजन थेरापी कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट यूनिट एक्टिविटी एक्सरसाइजेस के साथ आप साथ आऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे जब तक आप लोग यहीं आ जाओ और मैं लाइव आप लोगों को लेक्चर प्रेजेंट करूं। और कल मेरा जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट होगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।